विपक्ष की तरफ से बहुत सारे इफ एंड बट और संसद के बीच में, कार्रवाई के बीच में, चर्चा के बीच में बहुत हंगामा देखने को मिला। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या विपक्ष की तरफ से दिया गया कोई भी सुझाव या ऑब्जेक्शन सरकार को नहीं लगता कि ठीक है? पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि डिबेट दोबारा सुननी चाहिए सबको, और कोई भी एक सुझाव अगर उन्होंने जो हमारा बिल है उसके किसी भी बिंदु पे दिया हो तो बताया जाए। क्योंकि जो भी विपक्ष ने वहां पर बहस की, मैं तो ये मुझे यकीन से कह सकता हूं, विपक्ष ने ना उसके स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स रीजन देखे हैं, ना उसके क्लॉज देखे हैं, ना उसके सब क्लॉज देखे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कितने पेज का बिल है, क्योंकि किसी ने किसी क्लॉज में कोई संशोधन सजेस्ट ही नहीं किया है। विपक्ष को छात्र आंदोलन के फॉर्म में वेंटिलेटर मिल गया है उनको अपनी राजनीति करने का। इसके अलावा, मेरे अलावा बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मेरे हाथ में बिल है, और किसी के पास अगर कोई पॉइंट वाइज संशोधन किसी ने कुछ दिया हो, राहुल गांधी हुए, प्रियंका जी हुई, खड़गे जी हुए, किसी ने कोई पॉइंट वाइज रिप्लाई तो दिया नहीं हमें, जिससे कि हम संशोधन उनका कोई भी योगदान मान लें। तो योगदान तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का है, जो छात्रों के साथ खड़ी है, छात्रों के लिए खड़ी है। और इसका एक और फैक्ट बता देता हूं, एनईपी 1986 में इंप्लीमेंट हुआ था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में हुआ, जिसने रिकमेंडेशन की थी 1992 में कहा था कि एनटीए एजेंसी गठित होनी चाहिए। आईआईटी के डायरेक्टर्स ने 2010 में मेरे ख्याल से रिमाइंडर भेजा कि एनटीए का गठन होना चाहिए। वो तब तक सो रहे थे, तब तक उन्हें छात्रों की चिंता नहीं थी, तब तक उनके समय में पेपर लीक होता ही नहीं थे जी। कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ किसी भी। राजस्थान में तो पता नहीं कौन पेपर लीक कर गया, जादू से हो जाते थे पेपर लीक। पर उन्होंने कभी एनटीए गठन करने के लिए कोई भी कदम नहीं बढ़ाया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार 2017 के आसपास रिकमेंडेशन के ऊपर चर्चा हुई और 2024 में ये लागू कर दिया गया। और उसमें कुछ कमियां थी, उसको कुछ कमजोरियां थी, जैसे सारे कानून होते हैं, जब लागू होते हैं उसके बाद उसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट होते हैं। जब छात्रों की डिमांड हुई उसको ज्यादा खड़ा किया गया। और सबसे बड़ी चीज जो बार बार इस नए अमेंडमेंट की सबसे खास बात यह है कि इसमें टाइम बाउंड मैनर में जांच को पूरी करना, रिपोर्ट को सबमिट करना और केस को खत्म करना, यह टाइम बाउंड मैनर सबसे बड़ी चीज है जो इस अमेंडमेंट में डाली गई। ठीक है अंश, ऐसा क्यों लगता है कि छात्रों के भविष्य से ज्यादा सदन के अंदर इस हो हंगामे में राजनीति बड़ी हो गई है? पूर्णिमा जी, देखिए यहाँ पे जब विपक्ष ये मांग कर रहा था कि गृह मंत्री को आके बताना चाहिए कि 20 जुलाई पे छात्रों पे पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, तो किरेन रिजिजू जी और ओम बिरला जी ने कहा कि आप इस बिल पे चर्चा कर लीजिए, उसी पे आप सब बातों को ले आइए, 20 जुलाई की घटनाक्रम को भी आप इसी पे ले आइए। तो विपक्ष तो पहले कह ही रहा था कि उसके लिए अलग से चर्चा हो ताकि बिल पे जो है जो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में उस पर चर्चा हो सके, क्रमवार तरीके से उस पर चर्चा हो सके। लेकिन आपने कहा कि इस पे ही आप सारी बातें कर लीजिए। तो ठीक है, विपक्ष ने कहा कि अब जवाबदेही तो अमित शाह की तय करनी है, तो चलो इसी बिल के माध्यम से कर लेते, इसी चर्चा के माध्यम से कर लेते, क्योंकि सरकार तो अलग से चर्चा करवाने वाली है नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं, क्या आपको सरकार पे भरोसा है, रत्ती भर भी भरोसा है कि सरकार जो है पेपर लीक के खिलाफ जो है मजबूत कानून ला रही है, उस सिस्टम को दुरुस्त करने का काम कर रही है? क्योंकि इस देश के जनता को, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर भरोसा होता तो जो यहाँ पे ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रही है ना, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो पहली सुनवाई थी उसमें सीबीआई का वकील देर से पहुंचा, जिसकी वजह से जो सुनवाई है वो टल गई है। तो ये तो सरकार की गंभीरता है। अगर सरकार की गंभीरता होती सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, तो विनीत जोशी जो यहाँ पे डायरेक्टर थे, उनको हटा के एक दूसरे व्यक्ति, भ्रष्ट व्यक्ति को नहीं लेकर आते, नरेश पाल गंगवार, जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने अपने वहां पे मंत्रालय में, जहां पे वो सेक्रेटरी थे, वहां पे उन्होंने 1.16 करोड़ की सब्सिडी अपने परिवार के लोगों को देने का काम किया। अगर सरकार की मंशा होती तो संजीव मुखिया जो 2024 के मेन एक्यूज सरकार ने पकड़ा था, उसको सीबीआई क्लीन चिट नहीं देती, क्योंकि उनके पास पर्याप्त एविडेंस ही नहीं थे।
अगर सरकार की मंशा होती तो राधाकृष्ण कमेटी ने जो 101 रिकमेंडेशंस दिए हैं शायद वो आज लागू हो चुके होते। 2 साल हो गए, 2 साल पहले 2024 में रिकमेंडेशंस दिए थे। आज 2 साल बाद भी इस बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बता पाएंगे कि कौन से रिकमेंडेशंस लागू हैं। अगर सरकार की मंशा होती तो सीबीएसई के डायरेक्टर को, जिन्होंने ओएसएम की गड़बड़ी की, उनको एग्रीकल्चर सेक्रेटरी नहीं बनाते। पूर्णिमा जी, सच्चाई ये है कि सदन में जो है आप यहाँ पे बात करते हैं कि पेपर लीक के खिलाफ आप लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि आपकी सरकार काम कर रही है, लेकिन गुजरात जहां पे आपकी 3 दशक से सरकार है, जिसको आप क्रेडिट चोरी करके कहते कि वो मोदी जी का गढ़ है, उस गुजरात में जो है आज आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो चुका है। उसी गुजरात में 2014 के बाद से 37 पेपर लीक हो चुके हैं। मोदी जी का गढ़, जहां पे मोदी जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, उस जगह पे पेपर लीक करके इतने सारे आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर यहाँ पे जो है पेपर लीक के खिलाफ अगर आप सख्त कानून कर रहे हैं, आपकी उत्तराखंड जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, महाराष्ट्र जहाँ पे आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहां पे पेपर लीक नहीं हो रहा होता। पूर्णिमा जी, बस आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं कि सच्चाई है कि आप यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रेंड्स आके जो आधी रात को कहते हैं ना, इस देश के जनसी ने आपको अनफ्रेंड कर दिया, आपको लेफ्ट स्वाइप करने का काम कर दिया है। क्योंकि अगर आप इन देश के जनसी पे पैलेट गन चलवाएंगे, अगर आप उन पे जो है मुकदमे डालने का काम करेंगे, उनको डिटेंशन में डालेंगे, जबकि आपने भरोसा दे दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 20 जुलाई के दरमियान जो भी प्रदर्शन हुआ उसके सिलसिले में कोई मुकदमे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप जो है चुन चुन के पकड़ रहे हैं, तो लोगों ने आपको अनस्वाइप कर दिया है, आपको अनफ्रेंड करने का काम इस देश के जनसी। ठीक है, मुझे लगता है कौशल कांत जी जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बोलिएगा कौशल कांत जी। पूर्णिमा जी, अभी भ्रष्टाचारी की बात हो रही थी। वो लोग जो लोपी बने घूम रहे हैं, जिनकी माता जी और पूरे कांग्रेस के लोग जो हैं वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर हैं, वो भ्रष्टाचारी की बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, मेरे दोस्त ने पूछ, अरे अंश जी प्लीज, पूर्णिमा जी इनको पहले पूरा करवा लीजिएगा, फिर मुझे बोलिएगा। मैंने आपको 1 सेकंड के लिए भी इंटरप्ट नहीं किया, सो एटलीस्ट रिस्पेक्ट दैट प्लीज। सुनिए, अपना जवाब ले लीजिए। बोलिए कौशल कांत जी। अब राधाकृष्णन कमेटी की बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट के अंदर इनकी अपनी नेता, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, कांग्रेस में एक, उस खानदान में कम से कम एक समझदार आदमी जिसका नाम है प्रियंका गांधी, उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर 3 गलत तथ्य रखे। एक 152 पेपर लीक हुए जिसका फैक्ट आज तक नहीं दे पाए, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए वो फैक्ट गलत निकला, वो भी नहीं दे पाए, और तीसरा फैक्ट जो अंश भाई ने मेरे से पूछा कि राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों के बारे में, अंश भाई प्रियंका जी को बता दीजिएगा कि 101 रिकमेंडेशन थी, जिसमें से 57 लागू हो चुकी हैं, 10 पार्शियली लागू हैं और 27 अभी लागू होनी बाकी हैं। ठीक, तो राधाकृष्णन कमेटी की मेजर रिकमेंडेशन लागू हो चुकी हैं। और जो इन्होंने कहा कि अभी इन्होंने एक केस का हवाला दिया कि वो वकील नहीं आया, अपीयर हुआ, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कानून में मॉडिफिकेशन किया गया कि टाइम बाउंड मैनर में सुनवाई कंप्लीट होगी। इसी वजह से किया गया कि जो राहुल गांधी जैसे भ्रष्टाचारी है ना, जो डेट लेके भाग जाते हैं, बेल पे घूमते हैं, वो लोग भाग ना सके, बच ना सके कानून की गिरफ्त से, इसीलिए वो अमेंडमेंट लाया गया है। ठीक है, ठीक है रंजन जी, लेकिन बहुत सारे लोग ये बात जरूर पूछ रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा अंश, बाकी सबका भी मैं ओपनिंग स्टेटमेंट ले लूं। हाँ, बस 5 सेकंड मुझे दीजिए। ठीक है, बोलिए। हाँ, पहली बात तो यहाँ पे इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी। मैं कह रहा हूँ उस पार्टी का मैं प्रवक्ता यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ जिन पे आपने 2014 में संगीन आरोप लगाए, और आज हर एक आरोप में कोर्ट ने जो है हमारी पार्टी को बाइज्जत बरी किया है। मनमोहन सिंह जी को बेल पर है साहब, बेल पर है, बरी नहीं। अरे ठीक है, एक ऑर्डर दिखा दीजिए। मैं मनमोहन सिंह जी की बात कर रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी की बात कर रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी तो अब रहे नहीं ना, वो तो बेचारे रॉबर्ट वाले प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट उनको चलाती थी, उनके हाथ में था क्या अंश भाई? उनके हाथ में कुछ था ही नहीं। वो मनमोहन सिंह जी उनके बारे में क्या ही बात की जाए? पहले आप सोनिया जी की बात कीजिए ना, जो सरकार चलाती हैं, राहुल जी की बात कीजिए ना, जो सरकार चलाते हैं। क्या वो भ्रष्टाचार के आरोप से बरी है? नहीं, वो बेल पर है। ठीक है, वो बेल पर है। ओके, अंश प्लीज। अब मैं बताता हूँ, नहीं प्लीज, उन्होंने बीच को इनपुट दिया। मैं कह रहा हूँ अब जो 101 रिकमेंडेशंस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया टुडे ने एनटीए में जो है आरटीआई डालने का काम किया था और पूछा था 2026 के नीट के पेपर लीक के बाद कि आप बताइए कि राधाकृष्ण कमेटी की कितनी सिफारिशों को आपने लागू किया है। आपको पता है आरटीआई के बाद एनटीए का जवाब क्या था? उन्होंने कहा था भाई इसका तो हमारे पास ब्यौरा ही नहीं है,
ये मैं आपको दिखा देता हूँ, खुद मेरे पास उनका रखा हुआ है। उन्होंने कहा आरटीआई में जवाब देके कहा हमारे पास ब्यौरा ही नहीं है। ये यहाँ पे तमाम यहाँ पे बातें कर ले, लेकिन आरटीआई में जिन्होंने लिखित में जवाब दिया मैं उसका यहाँ पे उल्लेख करने की बात कर रहा हूँ। आप जब बात करते ये हो तो आरटीआई तमाम का, बातों को पूर्णिमा बात जी करिए। से आरटीआई की रिप्लाई की कॉपी जरूर मेरे पास भिजवा दीजिएगा लिख करके, और हो सके अभी चलवा दीजिए। और दिखा ये झूठ- दीजिएगा, ठीक। हाँ, ये अरे ये नहीं, ये न्यूज रिपोर्ट नहीं साहब, आरटीआई की कॉपी, आरटीआई की कॉपी, आरटीआई की रिप्लाई, अंश आरटीआई की कॉपी, आरटीआई ठीक, की उसके कॉपी, बाद बात बात उसकी हो कीजिएगा। रही है। जी, जरूर। सो दैट फैक्ट्स जो है वो सही रहे, वो ज्यादा बेहतर होगा, भ्रमित करने वाले नहीं हो। रंजन सिंह साहब, अमूमन एक बात जो जरूर यहाँ पर पूछी जा रही है कि ठीक है भाई, आज तक किसी ने नहीं सोचा कि कड़ा कानून बना देते हैं, किसी ने नहीं सोचा कि अगर कानून को बेहतर करने के लिए संशोधन करना पड़े तो चलिए वो भी कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि सारे पेपर लीक अगर ऑपोजिशन को सुना जाए तो सारे के सारे पेपर लीक 2014 के बाद से हुए, उससे पहले तो कभी कोई पेपर लीक होता ही नहीं था। लेकिन फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, अब आप संशोधित कानून ले आए हैं, सजा का प्रावधान कड़ा कर दिया, जुर्माने की रकम बढ़ा दिए, लेकिन मूल सवाल तो ये है कि पेपर लीक हो ही ना। पहली बात, ये तो बात की बातें हैं, पेपर लीक हो ही ना, इसकी व्यवस्था भी सरकार को सुनिश्चित करनी होगी। पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को नमस्कार सर। पूर्णिमा जी देखिए, पेपर लीक हो ही ना, इसी के लिए प्रतिबद्धता तो है। 2024 में अगर पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट अगर हमने लाया तो इसी मंसूबे के साथ लाया ना कि देश में पेपर लीक जैसे संगठित अपराध को खत्म किया जाए, और जरूरत पड़ी तो 2026 में इसको संशोधन करके और सख्त बनाया गया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब जेनजी के आंदोलन को अपना आंदोलन हाईजैक करने के लिए सड़क पर उतरते हैं तो पेपर लीक की जितनी चिंता सड़क पर उनकी होती है, संसद में तो देखने को मिली नहीं। हमको लगता है 50 मिनट के भाषण में वो आरएसएस और अंधभक्त जैसे शब्दों पर 50 मिनट तक बोलते रहे। पेपर लीक जैसी समस्या पर तो कोई न सुझाव था, न कोई एक कंटेंट था जिस पर एक बहस के दौरान कुछ बोल सके। 50 मिनट के दौरान 4 शब्द ही पेपर लीक के बारे में बोल देते। तो संजीदगी तो इस बात की है कि देश ये देख रहा है कि पिछले 6 महीने से वो कितना नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में विदेश में घूम रहे थे। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम पर्यटक की भूमिका में रहते हैं इस देश में। तो देश तो इस बात को देख रही है, लेकिन जब आपको बोलने की जरूरत है, जब छात्र और जेनजी के लिए आपको काम करने की जरूरत है संसद में, जब कानून को और सख्त बनाने के लिए सुझाव देने की जरूरत है, तो आरएसएस और अंधभक्त जैसे शब्दों पे 50 मिनट बोल देना, बताइए ये कौन सा न्यायपूर्ण ये लोकतांत्रिक बात कर दी है राहुल गांधी जी। दूसरा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अंशभक्त से जो बोल रहे थे, कभी नेता को भी बता दिया करें कि जरा जो रेलिवेंट मुद्दा है उस पर बात कर ले। जब बात किसी और चीज की हो रही होती है तो राहुल गांधी जी कोई और मुद्दा लेकर आ जाते हैं। जब ये हमेशा का, जब 21 साल संसदीय जीवन में रहते हुए पिछले 12 साल से वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में है, और मुझे एक सदन का एक कॉपी बता दीजिए जहां पर रेलिवेंट मुद्दों पर उन्होंने अपना कोई वक्तव्य दे दिया हो। वो सिर्फ संसद को गुमराह करते हैं और मुद्दे को डाइवर्ट करके इधर से उधर ले जाते हैं, और संसद के टैक्स पेयर के पैसे को ना ही से बर्बाद करते हैं बल्कि संसद के गरिमा को तार-तार करने का काम करते हैं। तो ये कौन सा लोकतंत्र का ये पाठ पढ़ते हैं पूर्णिमा जी, जरा इनसे पूछ लीजिए। नहीं ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके के कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव इनकी तरफ से नहीं दिए गए, लेकिन आज खड़गे साहब ने कहा कि भाई फिक्स्ड एनुअल कैलेंडर होना चाहिए परीक्षाओं के लिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो खाली पड़े पद हैं उस पर भर्ती होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और फिर उसके बाद वो पहुंचते पहुंचते इस्तीफा देने के लिए अमित शाह जी के नाम तक पहुंचे। ये उनकी तरफ से सुझाव रखे गए। लेकिन राकेश अहीर साहब, इतना तो आप भी मानेंगे ना सर? 10 सेकंड बोलिए पूर्णिमा जी इस्तीफा की राजनीति ये लोग करना चाहते हैं ना। आज खड़गे साहब बोले तो कल लोकसभा में जब बिल पारित हो रही थी तो पिछले दिनों इन्होंने क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बिल पर कोई सुझाव दिया, कोई क्लॉज के बारे में बोला, कोई अपराध के श्रेणी को और कठोरतम करने के लिए संगठित अपराध न हो इस पर कुछ बात बोल जाते। तो आज जब सांप निकल जाती है तब ये लाठी पीटते रहते हैं। इससे लोकतंत्र सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है राकेश अहीर साहब,
इतना तो मानेंगे ना, तमाम बहस के बाद कानून आया, उससे पहले 24, फिर संशोधन आया और लोकसभा में, फिर अब राज्यसभा में चर्चा चल रही है। लेकिन इतना तो सारे जेनजीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, जो ऑपोजिशन को भी समझना पड़ेगा सर, डेलुलू इज नॉट सोलुलू, इतना तो समझना पड़ेगा ना। तो हमें इस डेलुलू से निकलना पड़ेगा और सोलुलू की तरफ मुड़ना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। अब सरकार सोलुलू दे रही है, आप डेलुलू में अटके पड़े हैं। पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी का बुनियादी चरित्र जो है छात्र और शिक्षा विरोधी है। ये कोई पहली दफा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी लगातार पेपर लीक हो रहा है। हम कई चैनलों पे बैठे थे 2024 में जब कानून बना था, तो यही भाजपा के लोग कह रहे थे मील का पत्थर साबित होगा। मगर आप सोचिए कि जो कानून 24 में बना उस तहत कितने लोगों पे कार्रवाई हुई। एक भी सरकार नहीं बता सकती कि उस कानून के तहत कार्रवाई हुई। फिर आपको दूसरा कानून लाना पड़ा 2026 में। आज आप अपने ही हाथों से अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं कि इस कानून में सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है, इस कानून से जो है दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, नकल माफियाओं पे नकलील कसी जाएगी। यही लच्छेदार भाषा तो 2024 में जब आप कानून लाए थे तो यही भाषा का आपने उपयोग किया था और पूरा देश और पूरे देश का नौजवान आप पे विश्वास किया था। फिर भी आपने पेपर लीक नहीं रोक पाए और देश के करोड़ों लोगों के भविष्य को साथ आप खेले और आप लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या किया। प्लेट गन चला के 47 चला के छात्रों पे, अगर छात्र हितों की अगर आपकी बात होती, क्या चला के छात्रों पे आई साहब? क्या चलाया छात्रों पे? विपक्ष के लोग क्या चलाया छात्रों पर? क्या चला है? AK-47 चला है, बिल्कुल चला। कहां पर लिखा है साहब? कहां पर पता लगा आपको ये? अरे आपको जब प्रदर्शन हो रहा था बिहार में AK-47 नहीं चला? कहां पर चला? देखिए कहां पर बिहार चला? में। अच्छा ठीक, बिहार आप में, पहुंचे, बिहार ठीक में। हाँ नहीं समझ गए, आप बिहार पहुंचे, ठीक है। मैं दिल्ली में ही रुकी हुई थी साहब, आप बिहार पहुंचे, ठीक है। देश का दिल्ली से थोड़ी है, देश तो समूचे पूरे बिल्कुल केरला से भी है सर, केरला से भी है देश, समुचित केरला से भी है। हम कह रहे हैं पूर्णिमा जी कि अगर सरकार की नीयत साफ नहीं होगी तो कानून कितना भी कठोर ला दें, बिल्कुल ठीक बात है। पेपर लीक आपके हिसाब से सरकार की नीयत साफ नहीं है पहले साफ करें। तो मैं सोच रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में न जाने इतने कितने कानून आ गए साहब कि पढ़ते पढ़ते थक जाए आदमी। इतनी कार्रवाई हो गई कि बताते बताते थक जाए आदमी, और साथ ही ये भी बताते बताते थक जाए कि देखिए उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार में पेपर लीक ही नहीं हुए। एनर्जीज है सर शब्दों की, वापस आती हैं लौटकर। जब आप कहते हैं तो फिर वापस लौटती हैं, और थोड़ा अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, कितने छात्रों के भविष्य को हमने दांव पर लगाया था, कितने छात्रों पर हमने लाठीचार्ज करवाया था, कितने छात्र घायल हुए थे। थोड़ा वापस लौटकर अपनी तरफ भी देख लेना चाहिए। और नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि एक शिक्षक कौशल जी, एक विद्यालय पे है। कौशल जी 30 सेकंड सर, कौशल साहब 30 सेकंड, कौशल साहब बोलिए। राकेश जी, अरे राकेश जी सुनिए तो, आप राकेश जी मेरे से आपने पूछा कि कितनी FIR दर्ज हुई, मैं नंबर बताता हूं, 52 FIR दर्ज हुई है 2024 के बाद, और करीब 59 लोग सलाखों के पीछे हैं। जिस मुखिया के बारे में बार बार कोट किया जा रहा था वो इसी कानून के तहत जेल में था, जिसको कोर्ट ने बेल दिया है, कोर्ट ने बरी किया है, कानून ने नहीं, सरकार ने नहीं बरी किया है। और एक बड़ी चीज और बताता हूं पूर्णिमा जी, आपने आप तब छोटी रही होंगी। अरे सर, अरे सुन तो लीजिए, अरे सर सुन तो लीजिए, कौशल कांत जी जल्दी सुन तो लीजिए, आई साहब रुकेंगे प्लीज, आई साहब बड़ी इंपॉर्टेंट, आई साहब बोल लो, आई साहब सुन तो लीजिए, कौशल कांत जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए प्लीज। पॉइंट की बात, अरे सुन लीजिए, सब लोग यंगस्टर्स बैठे हैं, आप दोनों लोग, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन बता मैं ये कह रहा हूं कि नकल कि कोर्ट ने बरी क्यों किया। आपने बस ये कहा कि कोर्ट ने बरी किया, भाई ये बता दीजिए कोर्ट ने बरी क्यों किया। मैं पूछ लूं आपसे अंश, में इसका सवाल पूछ लूं आपसे, सुन तो मुझे ये बताइए कि इस व्यक्ति पर कितने केसेस थे, बताइए। एक सेकंड कौशल कांत जी रुकिएगा, आई वांट टू कीप द फैक्ट्स राइट। कितने केसेस थे इस आदमी पर? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं पूछ रही हूं कितने केसेस थे इस आदमी पर? नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए। अरे कितने केसेस थे इस आदमी पर सर? आप कह रहे हैं बरी हो गया, बरी हो गया, मैं पूछ रही हूं कितने केसेस थे इसके ऊपर,
कितने नहीं, तो मामलों में बरी नहीं हुआ। चार्जशीट एक थी? सेकंड, मैंने कहा कि बरी हो नहीं, एक सेकंड, मैंने कहा बरी कितने हो, तो बरी मामलों में नहीं हुआ। चार्जशीट उसके थी? खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट नहीं कितने आई। मामलों में उसके खिलाफ चार्जशीट थी? क्लोजर आपने रिपोर्ट कहा नहीं आई। सबूतों के क्लोजर अभाव में रिपोर्ट छोड़ नहीं दिया आई। गया। कितने मामलों में इस पर कब नहीं चार्जशीट छोड़ा थी? था, मुझे बताइए ना। कितने पूर्णिमा जी मामलों में बताइए, चार्जशीट सबूत का अभाव में नहीं थी? छोड़ा था। आपसे पूछा है। बताइए ना, पूर्णिमा जी, अगर आप सबूत ए का पकड़ अभाव कर में नहीं चलेंगे छोड़ा तो था। आपको जेड तक अल्फाबेट आने चाहिए। मुझे तो बी सी डी ई एफ सब नहीं, आता मुझे है। बताइए ना। मैं पूछ रही हूँ पूर्णिमा ए जी। पकड़ कर चले तो जेड तक भी जाइएगा ना सर। हाँ, तो आप पूर्णिमा जी बताइए। 10 सेकंड दे फिर दीजिए। ये भी बताइए कि मेरे सरकार जो दोनों है, मित्र, 2 अरे साल में सर इसके खिलाफ अंश सबूत जी क्यों नहीं सुनो जुटा तो, पाई? ये अंश भी भाई बताइए सुन फिर तो आप। लो, अंश भाई छोटे हो थोड़ा सुन लो, और हमारे राकेश भाई भी, आप दोनों की इंफॉर्मेशन बता देता हूं। 1992 में, उसके पहले 1989 में जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, समाजवादी मित्र, उस समय उन्होंने एक नियम बनाया था, जाके पढ़ लीजिएगा, कि हर बच्चा किताब लेकर के एग्जाम में बैठेगा, जिससे कि नकल का, अरे सर सुन तो लो सर, बीच में मत, पूरी बात सुन। अरे आप लोगों के पास कौशल कांत जी मुझे रोकना होगा आपको। This is nonsense यार। ठीक है अरे कौशल कांत जी बैठ मुझे के रोकना होगा। मैं इसके और बाद आप कौशल कांत जी जब इसके बाद आऊंगी आप इसी बात से कंटिन्यू करिएगा। आहिर साहब प्लीज स्टॉप इंटरप्टिंग। ठीक है जो है नकल करें। ठीक है आहिर साहब प्लीज एक सेकेंड अब रुक जाइए जरा। रमनीश वत्स जी, अब समझ में नहीं आ रहा कि परीक्षा में सुधार की चर्चा हो रही है या राजनीति में सुधार की कोशिश हो रही है बीच बीच में, क्योंकि दिक्कत क्या है कि सिर्फ और सिर्फ विरोध करने की इस वक्त एक राजनीति चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे कंसर्न्स शून्य पर हैं, कंसर्न्स हैं, लेकिन अब उनको नाप तोल कर कैसे बेहतर करना है ये तो सरकार ही तय करेगी। मुझे लगता है कंसर्न्स हैं और पूरी तरह से ये चीज़ शायद कहीं ना कहीं आभास तो है ही। मुझे लगता है लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उन सबको इस बात का पता है कि यदि कोई बदलाव लेके आ सकता है वो प्रधानमंत्री मोदी। इसीलिए उन्होंने देखिए कि जैन जी जो आज जिसको हम कह रहे हैं कि उन्होंने भर भर के वोट दिया है, इसी का प्रतिफल है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और मैं बताऊं कि संसद में एंटी बिल की बात करें, उसका लाने का एक ही मकसद है कि वो जो तमाम जो मुझे लगता है जो गिरोह चलाते हैं उनके अरमानों को कत्ल कैसे किया जाए, और हमारे लाखों विद्यार्थी जो अभ्यर्थी हैं उनको कहीं न कहीं वरदान कैसे हम साबित कर सके, वरदान के रूप में हम कैसे संजीवनी बूटी के रूप में ये एंटी बिल लाया जा सके। लेकिन इसके ऊपर विरोध का स्वर वो तमाम सारे के सारे लोग, चाहे राहुल गांधी की बात करूं, चाहे प्रियंका गांधी की बात करूं, अखिलेश यादव, तमाम लोग विरोध करेंगे। और विरोध करने का एक ही कारण है कि कहीं कहीं उनकी सियासी गोटियाँ बैठ नहीं पाएगी। चूँकि फिर बात करें कि राजस्थान में 2012 से लेकर के 18 से लेकर के 23 के बीच में 19 से ज़्यादा पेपर लीक होते हैं और सत्ता चली जाती है। उसके बाद आप कहते हैं कि एंटी पेपर बिल का आप विरोध कर रहे हैं, तो आपको पता चलता है आपके मंसूबे क्या हो सकते हैं। फिर 2012 से 17 में खास करके यूपीपीएससी जो एग्ज़ाम होता है उसमें सपा का जो है जिस तरह से जातिगत आधार पे धांधली होती है और एक विशेष जाति को जिस तरह से भर भर के इसमें दिया जाता है, पदों को बांटा जाता है, उसके ऊपर आज समाजवादी पार्टी सामने आ जाती है। फिर अभी कुछ देर पहले मैंने सुना आम आदमी पार्टी के बारे में भी मैं अभी देख रहा था, तो जून 2026 में आईटीआई में का जो अभ्यर्थी है वहां पे आप लाठी चार्ज करते हैं, तो फिर आप सवाल उठाने वाले कौन है? आपकी पार्टी का अभिजीत तिपके। और ये आज जो दिल्ली में आंदोलन हुआ, वो आंदोलनकारी के बीच में 250 से ज़्यादा जो देखा जाए जो गुंडे, आतताई, मवाली इस टाइप के लोग जो घुसे पड़े हैं। आप पैलेट गन की बात करें, बिहार में आपने AK-47 जो आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि छात्रों को दागा गया, आप बताइए कि कितने लोग उसमें AK-47 से दागे गए, कितने लोग उससे मारे गए? आपके पास आंकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं है आंकड़े, तो झूठे आंकड़े जो नहीं। और उसके बाद उस निलंबन की भी कार्रवाई हुई। छात्रों के नाम पे जिस तरह से, स्टूडेंट के नाम पे जिस तरह की जो बातें जो फैला रही है, गलत फैलाए। देखिए आतताई है जेपी नड्डा जी ने सामने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिसके ऊपर गंभीर आरोप है, जो मोलेस्टर है पोस्को एक्ट के तहत जो वहां पे सम्मिलित थे, उसके बाद जो आप देखिए कि मर्डरर है वहां पे इस आंदोलन शामिल थे, उसके बाद आप देखिए 250 से ज्यादा जो चोर और पॉकेट मार भी यहाँ पे शामिल थे, जो कांग्रेस के द्वारा सपा समाजवादी पार्टी के द्वारा आम आदमी पार्टी के द्वारा जो घुसाए गए थे, और 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है, क्या दिल्ली पुलिसकर्मी का क्या वो किसी का पिता नहीं था, वो किसी का बेटा नहीं था? उसके साथ जो बर्बरता हुई उसके ऊपर कौन जवाब देगा? आज कोई भी सियासत दल नहीं आया है सामने के लिए। फिर मैं बात करना चाहता हूं कि तेलंगाना में 2020 में कृषि यूनिवर्सिटी, अभी की बात करूं, तेलंगाना में 20,000 से ज्यादा कृषि यूनिवर्सिटी
पेपर जो बांटे गए उसके ऊपर कौन सवाल देगा? उसके बाद फिर कर्नाटका में 80 लाख से ज्यादा KPSC का जो पेपर है उसको बांटे गए। कुल मिलाकर पंजाब में फार्मेसी 13 लाख से ज्यादा पेपर, उसके ऊपर कौन सवाल उठाएगा? क्रक्स ये है कि कॉन्ट्रडिक्शन है, कहीं के लिए विरोध है और कहीं के लिए चुप्पी है। संसद की इस कार्रवाई को देखकर छात्र के मन में क्या ख्याल आना चाहिए कि भाई ये समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं या टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? जो संसद में जो अभी वर्तमान स्थिति है उससे तो ये स्पष्ट हो रहा है कि ये टकराव की स्थिति बनती जा रही है। लेकिन पहली बार किसी सरकार ने इतना कड़ा कानून का प्रावधान लाया है, ये सबसे बड़ी बात है और इसको सब लोगों को समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि पेपर लीक जो है कोई 2014 के बाद होने वाली घटना नहीं है। इसके प्रायोजित पेपर लीक मामला जो है ये 1991 के बाद से शुरू होने लगा। अगर दलगत स्थिति में देखें तो कांग्रेस के रिज़ाइम में सबसे ज़्यादा पेपर लीक के मामले आए हैं। ये अलग बात है कि इस पेपर लीक मामले को लेकर जो जेनजी का आंदोलन हुआ है, जब जेनजी सामने आए हैं तब विपक्ष का भी नींद जागा है, तब ये भी आकर करना शुरू किए हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि इस सरकार ने जितना कड़े कानून नहीं थे, इसलिए बार बार पेपर लीक्स होते जा रहे थे। कड़े कानून बनना जरूरी था। जो भी कानून बनाए जा रहे थे उसमें दोषी अपराधी जो भी होते थे वो कुछ महीनों में बेल पे रिहा हो जाते थे और अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक पेपर लीक मामले जो इसमें आया था उसमें एक रंजीत डॉन करके था जिसने प्रायोजित तरीके से मेडिकल का पेपर लीक करता था और उसको जब जेल में डाला गया तो थोड़ा सा चेंज हुआ और ये सरकार आई तो 2015 में इसने अभी जो नीट व्यवस्था लाई, उसके पहले PMT और CBSE PMT का होता था, जिसमें कि पेपर को लीक करना बड़ा ही आसान होता था। और उस समय के जो पहले के जो लोग थे जो इस कार्य में जो लगे हुए थे, उन लोगों की स्थिति क्या रही, वो कितने सजा पाए, उनकी क्या प्रॉपर्टी को किसी सरकार ने जब्त किया, नहीं किया। तो ये कानून इतना लचीला था, इतना मतलब उतने कड़े कानून नहीं थे, जिसके चलते बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही थी। तो इसमें मेरे ख्याल से विपक्ष को भी, और पक्ष तो ये इस कानून को ला रही है, कड़े कानून को ला रही है, 10 करोड़ का प्रावधान है, फिर उसके बाद से जो होगा उसका 10 साल तक की सजा है और उसकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करने का है। तो ये ऐसा कानून अगर बन जाए तो ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि इसके बाद से इस तरह का लीक मामला शायद संभव नहीं हो पाए किसी के लिए। इसके साथ साथ मेरा मानना है कि जो पुराने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसे कुछ लोग राजनीति में भी सक्रिय हैं। किसी पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं है, नाम लेना भी ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे जो आज जो आपके किसी राज्य की राजनीति में या केंद्र की राजनीति में जिनका संबंध पेपर लीक से रहा है, उनके खिलाफ भी कड़े कानून होने चाहिए और जितना कड़ा कानून होगा उतना ही इस पे रोक लगेगा। तो सभी को मिलकर इस कानून को बनाना चाहिए और इसमें और भी कड़े प्रावधान हो। पहले के जो लोग रहे हैं उन पे भी सख्ती किया जाए, ऐसा कानून बने तो ऐसे छात्रों को भी लाभ रहेगा और इस तरह के जो लीक मामले आते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे। अहिर साहब बोलिएगा। हम तो अभी रमन जी जब पूर्व में बोल रहे थे कि UPSC में अखिलेश यादव जी की सरकार थी और उसमें जो है किस तरीके से पद जो है लोगों को बांटा गया। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये नाम लेकर बताएं और तथ्य लेकर बताएं कि कौन सी ऐसी भर्ती थी जिसमें समाजवादी पार्टी ने धांधली किया। आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में भले ये बात को आरोपित करें और झूठे प्रचार करें, मगर झूठा का जो नींव है वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होता और पूरा देश आप पे विश्वास नहीं कर रहा है। सब जान रहे हैं कि आज जो सदन में बोल रहे हैं कल वो आप पालन नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये मान के चल रहे हैं, ऐसा जानते नहीं है आप, ऐसा मान के चल रहे हैं। यू हैव अ प्री कंसीव्ड नोशन सर, यू हैव अ प्री कंसीव्ड नोशन। अंश आपका क्लोजिंग कमेंट। ऑपरेशन सिंदूर चला था सर, ट्रस्ट डेफिसिट का तो देखिए कुछ नहीं किया जा सकता है साहब। जब विश्वास ना हो तो विश्वास पैदा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप मान के चल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। अंश आपका क्लोजिंग कमेंट। जनता में ना, ठीक, जनता में देखिए, एक सेकंड, राकेश जी की आवाज बोलिए।
हाँ देखिए, मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि जो इस सरकार के नंबर 1 और नंबर 2 वाले मंत्री नेता है, भाई प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, इतने बड़े महत्वपूर्ण विधेयक पे चर्चा हो रही थी, देश उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन वो गायब रहे चर्चा से, वोटिंग की तरफ से, तो लोग बाग देख रहे कि कौन छुट्टी पे रहता है। लेकिन सवाल ये कि आज जो ये सिलेक्टिव आउटरीच चल रहा है ना इनकी सरकार बीजेपी वाले लोगों का, भाई ये यहाँ पे इस पे प्रदर्शन पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इस पे इनका ध्यान नहीं जाएगा कि सिविल ड्रेस में जो है लोगों को, छात्रों पे जो लाठी डंडे बाज रहे थे उन लोगों पे कुछ नहीं कहेंगे। ये इस पे नहीं कहेंगे कि जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि भाई पैलेट गन चली ही नहीं, लेकिन आरएफ की डायरी जो है कुछ और ही बयां करने का काम करिए, इस पे ध्यान नहीं जाएगा। इस पे ध्यान नहीं जाएगा कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे पुलिस ने डंडे मारने का काम किया, उस पे नहीं जाएगा। इस पे नहीं जाएगा कि महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, इस पे इनका ध्यान नहीं जाएगा। रंजन जी, जो सिलेक्टिव आउटरीच चल रहा है उस पे बात नहीं करेंगे। रंजन जी 30 सेकंड्स फॉर यू। और अंश, कई ऐसी महत्वपूर्ण कार्रवाई सदन की हमने भी देखी जब राहुल गांधी को मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। बोलिएगा रंजन जी। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, शिक्षा पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये देश तब शर्मिंदा हुआ था जब जाति योग्यता नहीं, जाति तय कर नौकरी कर मिली गई थी। भर्ती घोटाला इनके चर्चित घोटालों में से एक। और जो शिक्षा की ये बात कर रहे थे, ये योग्यता किस तरीके से इन्होंने सरकारी स्कूल का व्यवस्था बना के रख दिया था। और मुलायम सिंह यादव जी ने, अब फिर अखिलेश यादव जी ने 7-8 पेपर इनके समय में लीक हुए, लेकिन उस समय इनके ठीक है सर, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। ठीक है, आगे बढ़ने का काम करते हैं, व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं। कौशल साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। मैं सिर्फ ये चाहता हूं जो भी देश के जनजी और जो युवा सुन रहे हैं वो जरूर जान लें कि 1986 और 88, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूं, वीर बहादुर सिंह कांग्रेस के सीएम थे, उन्होंने ओपन बुक सिस्टम का एग्जाम किया था। यानी आप किताब लेके जाओ और वहां एग्जाम देखो। उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार आई जिसने इस नकल सिस्टम को बंद किया और नकल विरोधी कानून लाया 1992। और मुलायम सिंह यादव ने नकल विरोधी कानून को खत्म करने का घोषणा पत्र में दावा किया, और 1994 में जब वो आए तो उस नकल विरोधी कानून को खत्म किया। ये लोग आज बताने चल रहे हैं कि शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए। पहले अपने गिरेबान में हाथ झांक करके देखिए। अभी आप लोग नए आए हो, इतिहास पढ़ो अपने कौशल साहब, टाइम से सपा के नुमाइंदे ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 2013 की बात करूं, डॉक्टर अनिल यादव यूपीपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2015 में संविधान के विरुद्ध करार देते हुए उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया था। फिर उसके बाद सीबीआई का जांच 2017 में जो परिवर्तन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2012, 17 और 362 ऐसी पदों पे विभिन्न परीक्षाओं को जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। तो इससे जो साबित होता है कि उस समय कितनी बड़ी धांधली हुई थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विनम्र अनुरोध है इस बात को आप गांठ मान लें कि उसमें कितनी बड़ी धांधली हुई थी। देखिए, पूर्व के लीक्स पे अगर चर्चा किया जाएगा तो ये चर्चा कभी खत्म ही नहीं होगा।